Hello everyone, I welcome you all to my YouTube channel Economics World by Simar. So, we were studying about the demand and the law of demand. In the previous class, I taught you about the demand schedule and the demand curve. In this class, we were supposed to talk about the reasons for downward sloping of the demand curve or why does the law of demand operates. इसमें हम क्या पढ़ने वाले थे कि हमारा demand curve downward sloping क्यों होता है और इसको हम और क्या कह सकते हैं कि हमारा जो लॉ ऑफ डिमांड है वो ऑपरेट क्यों होता है। तो पहले आप रिवाइज कीजिए कि लॉ ऑफ डिमांड क्या था। लॉ ऑफ डिमांड हमारा क्या था कि कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट व्हेन देयर इज अ इंक्रीज इन प्राइस द क्वांटिटी डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा, जिसकी वजह से हमारा डिमांड कर्व क्या होता था, डाउनवर्ड स्लोपिंग। लाइक यहाँ पे क्वांटिटी होती थी एंड यहाँ पे प्राइस, एंड जैसे जैसे हमारा प्राइस इंक्रीज होता था वैसे हमारा क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होता था और वाइस वर्सा। सो जिसकी वजह से हमारा डिमांड कर्व क्या था, डाउनवर्ड स्लोपिंग था, जो मैंने आपको यहाँ बताया था। नाउ मैं इसी को और रीजंस की वजह से बताऊंगी कि और रीजंस उसके क्या हैं जिसकी वजह से हमारा डिमांड कर्व ऑपरेट, लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट करता है और एल्स हमारा डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है। तो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट रीजन इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। पहले तो मैं आपको बता दूं कि बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है फॉर द लॉ ऑफ डिमांड टू ऑपरेट, एंड ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ये उसमें बहुत पूछा जाता है। ये 1 मार्क्स और इन ऑप्शन में इसको पूछा जाता है कि हमारा डिमांड को ऑपरेट क्यों करता है। तो उसका सिंपल रीजन क्या है, लॉ ऑफ DMU, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो मैंने आपको, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको जब मैं आपको कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ा रही थी, बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, तब मैंने आपको उसमें यूटिलिटी के बारे में बताया था। यूटिलिटी के बारे में बताया था, फिर इसका जो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, एंड डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के भी बारे में बताया था। उसकी वीडियो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में अटैच कर दूंगी। लेकिन उसके पहले हम ये समझेंगे कि यहाँ पे क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारा डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो हमारा लॉ क्या स्टेट करता था कि मार्जिनल यूटिलिटी हमारी फॉल होती है विद इंक्रीज इन द यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन। आप सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि जैसे जैसे हम अपनी किसी भी कमोडिटी की कंजम्पशन को इंक्रीज करते जाते हैं या हमारी क्वांटिटी कंज्यूम्ड बढ़ती जाती है, वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। एंड दिस इज ओनली द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अ रेशनल कंज्यूमर विल पे फॉर अ कमोडिटी बिकॉज इट पोसेसेस यूटिलिटी। यूटिलिटी मैंने आपको बताया था, वन सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। तो कोई भी रेशनल कंज्यूमर जो होगा, लॉजिकल कंज्यूमर जो होगा, वो किसी भी कमोडिटी को क्यों खरीदेगा, क्योंकि वो क्यों कंज्यूम करेगा, क्योंकि वो उसको सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेगी, और वो तब तक खरीदेगा जब तक मार्जिनल यूटिलिटी उसकी प्राइस ऑफ द कमोडिटी के बराबर ना हो जाए, तभी वो कंप्लीटली सेटिस्फाइड होगा। From this, we conclude that a consumer would purchase more only when the price falls. Thus, the utility schedule itself becomes demand schedule, and that's why demand curve is downward sloping. इसीलिए जब हमारा प्राइस हमारा बढ़ता है तो हमारी मीन्स जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती है या फिर इंक्रीज होती है, उसी के हिसाब से प्राइस कोरिस्पॉन्डिंग उसके इंक्रीज डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से हमारी क्वांटिटी डिमांड रिवर्स फॉर्म में इंक्रीज या डिक्रीज होती है। मीन्स अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होगी, एंड इफ प्राइस डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होगी, एंड this inverse relationship only leads to the downward sloping of the demand curve. So this is the first and the most important reason for the downward sloping of the demand curve. Second reason is income effect. It is also very simple. इसका मतलब आप बेसिक समझिए कि जब हमारी प्राइस फॉल होती है किसी भी कमोडिटी की, तो जो हमारी रियल इनकम होती है, रियल इनकम मीन्स द इनकम इन अ हैंड, द मनी इन अ हैंड मीन्स परचेजिंग पावर, मनी इन हैंड। जब हमारी प्राइस किसी भी कमोडिटी की डिक्रीज होगी तो जो हमारा मनी इन हैंड या फिर रियल इनकम या फिर परचेजिंग पावर, वो हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज। मीन्स अब हम और कमोडिटी को कंज्यूम कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा क्वांटिटी डिमांड क्या होगा, इंक्रीज। क्योंकि जब हमारा प्राइस कम होगा तो हमारे हाथों में और पैसा आ जाएगा और फिर हम उसकी क्वांटिटी डिमांड और करेंगे। सो प्राइस इन क्वांटिटी में यहाँ पर भी इनवर्स रिलेशनशिप आ गया, एंड इनवर्स रिलेशनशिप मीन्स लॉ ऑफ डिमांड इज ऑपरेटिंग एंड देयरफॉर द डिमांड कर्व विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग। इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, Suppose at the price of 3 rupees per kg, a household demands 50 kg. आप एग्जाम्पल के लिए ये सोच लीजिए कि अगर 3 रुपीज पर केजी किसी चीज का प्राइस है तो उस पे हाउस होल्ड कितना डिमांड कर रहा है, 50 kg. वाई? बिकॉज when the price of a commodity was 3 rupees per kg, a household was demanding 50 kg. In this situation, he was spending 150 rupees. How 150 rupees? 50 into 3. Now,
if we assume that the price falls to 2.5 rupees per kg, means 3 rupees से हमारा 2.5 rupees हो गया, तो अब हमारा जो कंज्यूमर है वो 60 kg कंज्यूम कर पाएगा. हाउ? 2.5 इंटू 60, 150 रुपीज. अब ये देखिए कि सेम मनी इनकम में जो हमारे पास इनकम थी, जब हमारा प्राइस 3 था तो हम 50 kg कंज्यूम कर पा रहे थे, एंड जब हमारा 3 रुपीज से 2.5 रुपीज हो गया, मीन्स हमारी मनी इनकम बढ़ी, जिसकी वजह से हमारी क्वांटिटी डिमांड भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. लाइक इन दिस 10 kgs हमारी इंक्रीज हो गई. पहले 50 थी, अब हमारी क्या हो गई, 60 हो गई. तो हम क्या कह सकते हैं कि प्राइस के बढ़ने या घटने से हमारी क्वांटिटी डिमांड पे रिवर्स इम्पैक्ट पड़ता है. वाई? बिकॉज प्राइस बढ़ने से हमारी जो रियल इनकम है, मींस मनी इन अ हैंड, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसकी वजह से क्वांटिटी भी कम हो जाएगी. एंड इफ प्राइस विल डिक्रीज, देन हमारा रियल इनकम बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी, तो जिसकी वजह से हमारा डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा. सो इट वाज इनकम इफेक्ट. नाउ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, मैंने आपको ये भी पढ़ा चुका है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड में. तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मतलब क्या होता है कि व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइजेस, इट बिकम्स रिलेटिवली कॉस्टलियर. दिस इज द की वर्ड, रिलेटिवली कॉस्टलियर देन इट्स सब्स्टिट्यूट्स. मैंने आपको टी एंड कॉफी के एग्जाम्पल से समझाया था. तो मान लीजिए कि अगर हमारी कॉफी का प्राइस इंक्रीज हो गया है टी के कंपैरिजन में, तो हमारी कॉफी के जो कंज्यूमर्स थे वो बोलेंगे कि कॉफी का प्राइस तो इंक्रीज हो गया है टी से, मींस नाउ दिस इज रिलेटिवली कॉस्टली. अब उन लोग को ये महंगा लगेगा टी से. तो जो कॉफी कंज्यूम करते थे वो क्या बोलेंगे कि चलो अब हम लोग कॉफी ना कंज्यूम करके टी कंज्यूम कर लेते हैं. तो इसकी प्राइस इंक्रीज होने से टी की डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया था कि ये डिमांड, ये लॉ कैसे ऑपरेट करता है. पर अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हमारी प्राइस इंक्रीज हो रही है कॉफी की, इसकी वजह से हमारी टी की डिमांड बढ़ जा रही है, लेकिन हमारी कॉफी की प्राइस इंक्रीज होने से कॉफी की तो डिमांड हमारी क्या हो जा रही है, घट जा रही है. मीन्स देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप ऑन दी कॉफी. हमारा लॉ ऑफ डिमांड कहाँ ऑपरेट कर रहा है, इसके ऊपर. दैट इज व्हाट इट इज वांटिंग टू से. When the price of the commodity rises, it becomes relatively costlier than a substitute. So now consumer will start to purchase a substitute good Y instead of good X. Thus the demand for good X will decrease with increase in its price, and opposite happen with fall in price. जो मैंने आपको यहाँ समझाया. For example, taking tea and coffee, this as a substitute good. When the price of coffee will increase, it would become relatively costlier than tea, and because of that, consumer of coffee will shift to tea, and as a result, quantity demand for coffee will decrease. ये मैं जो आपको बता रही थी कि कॉफी की प्राइस इंक्रीज होने से टी की तो डिमांड बढ़ जाएगी, लेकिन कॉफी की डिमांड क्या हो जाएगी, घट जाएगी, एंड हमारा लॉ ऑफ डिमांड यहाँ ऑपरेट करेगा. देयरफॉर ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा. तो यही बेसिक रीजन है जिसकी वजह से हमारा लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट करता है, या फिर हमारा डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है. फर्स्ट रीजन इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सेकेंड इज इनकम इफेक्ट, एंड थर्ड इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. दीज थ्री आर द बेसिक रीजन्स. सो in the next class, we'll study about the exceptions to the law. Till then, keep learning. Thank you.